सो हम बात करने वाले हैं ऑर्फन ड्रग्स के बारे में कि ऑर्फन ड्रग्स हम किन्हें कहते हैं। बट ऑर्फन ड्रग्स के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा कि रेयर डिजीज़ किसे कहते हैं। रेयर डिजीज़ का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज़ जो कि रेयर है, मतलब उसका जो अमाउंट है या उसका जो काउंट है, नंबर ऑफ दैट डिजीज़ इज़ लो। तो WHO ने इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है। WHO के अनुसार रेयर डिजीज़ वो है जो कि एक, जिसकी प्रेवलेंस कितनी है, एक है इन 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों में से केवल एक इंसान को वो बीमारी है, तो WHO उसे रेयर डिजीज़ कहता है। ठीक है। अगर हम बात करें US की, तो US कहता है कि अगर उसकी कंट्री के अंदर कोई बीमारी सिर्फ 2 लाख लोगों को प्रभावित कर रही है, इफ़ दैट डिजीज़ इज अफेक्टिंग ओनली 2 लाख पीपल और लेस, तो अमेरिका उसे रेयर डिजीज़ कहता है। अगर हम बात करें यूरोपियन किंगडम की, यूरोपियन किंगडम, तो वो कहता है कि 1000 लोगों में से अगर कोई बीमारी 5 या 5 से कम लोगों को है तो वो रेयर डिजीज़ है। किसके लिए? यूनाइटेड यूरोपियन किंगडम के लिए। और वहीं अगर बात करें जापान की, तो जापान बोलता है कि अगर उसकी कंट्री के अंदर, अगर उसके देश के अंदर कोई बीमारी सिर्फ 50,000 लोगों को है या उससे भी कम लोगों को है, तो जापान उसे क्या कहता है? रेयर डिजीज़ कहता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कितनी रेयर डिजीज़ होती है, तो ग्लोबली 6000 से 8000 हमने रेयर डिजीज़ को फाइंड आउट किया है। ठीक है। इसमें से जो 80% जो रेयर डिजीज़ है, 80% रेयर डिजीज़ है, वो 350 रेयर डिजीज़ जो मोस्ट कॉमन है वो 80% शेयर लेती है अपना। ये जो रेयर डिजीज़ है इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि लेशमेनियासिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, विल्सन डिजीज़, एक्रोमेगली, एल्केप्टोन्यूरिया, ग्रेव डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, टोरेट सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नोरी डिजीज़, आर्थ्रोगायरोपोसिस, acatalismia and hypertrichosis. So these all are diseases that are rare because their count is low. ठीक है। इसके अंदर जो काफ़ी सारी बीमारियों के हमको इलाज ही नहीं पता, और इसमें से काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं उनका जो कोज़ है, जो प्राइमरी जो कोज़ है, वो एक जेनेटिक रीज़न है। बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की। तो ये जो ऑर्फन ड्रग्स होती है ये काफ़ी महंगी होती है। ठीक है। तो इनको बाय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही कम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है जो कि इन ऑर्फन ड्रग्स को बनाने का काम करती है। ठीक है। ग्लोबली बात करें तो बहुत कम कंपनीज़ है इस तरीके की जो ऑर्फन ड्रग बनाने का काम करती है। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली, तो इंडिया के अंदर कोई कंपनी है ही नहीं जो ऑर्फन ड्रग बनाती है, रेयर डिजीज़ के लिए जो ड्रग बनाती हो। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड दीज ड्रग्स फॉर फ्री, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो जो गवर्नमेंट है वो भी इनको फ्री में प्रोवाइड कराने में अनकेपेबल है, इनकेपेबल है। ओके। फर्दर द मेथडोलॉजी फॉर इवेल्युएटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज इज ऑफन स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज, impeding assessment of clinical relevance and cost effectiveness. इसके अलावा जो ऑर्फन ड्रग होती है वो ज़्यादा हैज़ार्डस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। क्यों? क्योंकि ऑर्फन ड्रग्स के लिए, क्योंकि उनका जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत ही कम होता है, तो इसलिए उस पर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कम हो पाते हैं। ठीक है। Orphan drugs may be associated with greater hazard than other products as ideal amount of clinical evidence is often lacking. The study showed during clinical testing 31% orphan drugs on the market had more pronounced adverse effect than non-orphan medicinal products. तो सीधी सी बात है, जो ऑर्फन ड्रग्स होती है उनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये कुछ कंपनियां हैं जो ऑर्फन ड्रग्स बनाने का काम करती है, जैसे कि ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, एक्टिलियन, जेंजाइम, सनोफी, नोवार्टिस, दीज आर। ऑर्फन वैक्सीन की बात करते हैं।
तो ये वैक्सीन है जो कि रेयर डिजीज़ के लिए बनाते हैं हम। जैसे कि हमने बनाई है जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड फॉर जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस। पारोवायरस B19 वैक्सीन है जो कि हमने डेवलप की है फॉर प्रिवेंशन ऑफ अप्लास्टिक क्राइसिस इन सिकल सेल एनीमिया। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें एड्स और एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की, तो ये कोई ऑर्फन ड्रग तो है, रेयर डिजीज़ तो है नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी लोगों को होती है। बट इनके लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हो गई, या कैल्शियम एसीटेट हो गया, या इपोएटिन अल्फा हो गया, इनको हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। तो इसीलिए इसे कहते हैं ऑर्फन ड्रग विद नॉन ऑर्फन डिजीज स्टेटस। ऑर्फन डिवाइस क्या होती है? इट इंक्लूड्स दोज डिवाइस that are intended to benefit the patients by treating or diagnosing a disease or condition that are manifested in fewer than 4,000 population in US per year। इसके एग्जाम्पल के अंदर आ गया है थायरोट्रोपिन अल्फा, जिसका यूज़ करते हैं हम थायराइड कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए, या फिर सिंथेटिक प्रोकेन सीक्रेटिन फॉर गैस्ट्रिनोमा एसोसिएटेड जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल ऑर्फन ड्रग्स की। व्हाट आर पार्शियल ऑर्फन ड्रग्स? तो इनके साथ क्या सिनेरियो है? दीज ड्रग्स हैविंग बोथ ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन इंडिकेशन। पहली बात, पहले तो क्या हुआ, इन्हें इनिशियली अप्रूव किया गया था किसी और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, बट फिर हमें बाद में पता चला कि ये जो मेडिकेशन है वो रेयर डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकती है, तो फिर हम उसे कह देते हैं पार्शियल ऑर्फन ड्रग। जैसे कि एजोथायोप्रिन है, इसको हम देते थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, देते थे और देते हैं, ठीक है। बट हमें पता चला कि ये जो एजोथायोप्रिन है इसको हम रीनल ट्रांसप्लांट में भी दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका ये ऑर्फन इंडिकेशन हो गया, क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांट ये जो है ये रेयर है, इट इज़ नॉट एज कॉमन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है रेयर डिजीज़ को पहचानने के लिए। मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ ड्रग डिज़ाइनिंग आर अप्लाइड इन ड्रग डिस्कवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सच टेक्निक्स could be useful in treatment of orphan diseases. Even FDA has come up with regulation to speed up the availability of orphan medication needed for society. So this is all about it. All right. अब हम बात करते हैं ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन की। तो इंडिया के अंदर एक है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, तो इसने ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन दी है इंडिया के अंदर। वो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ड्रग सिर्फ इंडिया की 5 लाख पॉपुलेशन को एड्रेस कर रही है तो वो ऑर्फन ड्रग है। अगर कोई ड्रग इंडिया के अंदर 5 लाख लोगों को दी जा रही है, जिनकी ज़रूरत सिर्फ 5 लाख लोगों को है, या 5 लाख से कम लोगों को उस ड्रग की ज़रूरत है, तो उस ड्रग को क्या कह रहे हैं हम उस ड्रग को कह रहे हैं ऑर्फन ड्रग। वही अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर ये नंबर कम हो जाता है थोड़ा। अमेरिका बोलता है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई ड्रग सिर्फ 2 लाख लोगों को ज़रूरत है, या 2 लाख से कम लोगों को ज़रूरत है, तो अमेरिका उसे क्या कहता है, ऑर्फन ड्रग कहता है। वही अगर हम बात करें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जो कि यूनाइटेड किंगडम के लिए है, तो वो बोलती है कि कोई ड्रग जो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ 10,000 लोगों को ज़रूरत है जिसकी, या 10,000 से कम लोगों को ज़रूरत है, उसे कह रहे हैं हम ऑर्फन ड्रग इन यूरोप। ठीक है, कुछ कॉमन ऑर्फन ड्रग की बात कर लेते हैं और उस डिजीज़ की बात करते हैं जिसके लिए वो दी जाती है। जैसे कि सोडियम नाइट्राइट है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए देते हैं। फोमेपिजोल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए। दिस इज सोमाट्रोपिन एंड दिस इज गिवन फॉर ग्रोथ स्टंटिंग। इसके अलावा लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी दैट इज गिवन फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। Diziband that is given for digitalis toxicity, T3 for mixed edema coma, rifabutin for MAC that is Mycobacterium avium complex,
एल्डेस्ल्यूकिन फॉर AML एंड पेगविसोमांट दैट इज गिवन फॉर एक्रोमेगली। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरोन्स फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पैक्लीटैक्सेल फॉर कपोसी सार्कोमा, जालसिटाबीन फॉर एड्स, अल्बेंडाजोल फॉर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इफालिजुमैब फॉर सोरियासिस, सर्टाकोनाजोल फॉर एथलीट फुट एंड लीनालिडोमाइड फॉर मल्टीपल myeloma. So these are the name of the orphan drugs that are used to treat these rare diseases. अब हम बात करते हैं कि ऑर्फन ड्रग को लेके क्या रेगुलेशंस है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल ट्रायल होता है ऑर्फन ड्रग का। जिस तरीके से बाकी ड्रग्स का ट्रायल होता है उसी तरीके से ऑर्फन ड्रग का भी क्या होता है, ट्रायल होता है। लेकिन ऑर्फन ड्रग के सिनेरियो में कुछ हम प्रोविजंस दे सकते हैं ताकि हम प्रमोट कर सके रिसर्च और डेवलपमेंट किस एरिया के अंदर, ऑर्फन ड्रग के एरिया के अंदर। तो प्रोविज़न क्या क्या है? एक प्रोविज़न है कि फास्ट ट्रैक अप्रूवल एंड स्पेशल स्टेटस फॉर ऑर्फन ड्रग्स इंक्लूडिंग अ फुल एग्जम्पशन फ्रॉम सीटी फाइलिंग फीस। तो ये एक प्रोविज़न दे रहे हैं हम ऑर्फन ड्रग के केसेस में कि हम इसे फास्ट अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीडियस रिव्यू प्रोसेस, एक्सपीडियस का मतलब होता है स्पीडी। सपोज जैसे कि ऑर्फन ड्रग है, ठीक है, और अगर उसकी सेफ्टी और एफिकेसी स्टार्टिंग के अंदर ही एविडेंट हो चुकी है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके पूरे फेजेस कंप्लीट करें, हम उसको पहले भी लाइसेंस करके मार्केट में ला सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोविजन फॉर एक्सपीडिशियस रिव्यू प्रोसेस। ओके, आफ्टर एक्सेलरेटेड अप्रूवल applicants could be required to conduct post marketing trial for validating anticipated clinical benefit। हाँ, लेकिन आपने अप्रूव कर दी है, जो ड्रग है वो मार्केट में भी आ गई है, बट अब आपको, क्योंकि आपने ट्रायल 3 और ट्रायल 4 एकदम अच्छे से नहीं किया पूरा, आपने पहले उसे अप्रूव कर दिया, तो आपको पोस्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सॉरी, पोस्ट मार्केटिंग नहीं, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल आपको करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद में हमें ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन जो है वो करता है CDSCO, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा हम रीइंबर्समेंट भी देते हैं। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है रिफंड देना। जैसे कि किसी इंसान को रेयर डिजीज़ है, पहली बात तो रेयर है डिजीज़, और हम उसको दे रहे हैं ऑर्फन ड्रग क्योंकि डिजीज़ रेयर है। अब ये जो ऑर्फन ड्रग्स होती है इनकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कम होती है, इसके अलावा इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए, पेशेंट पे इतना ज़्यादा बर्डन ना आए, इसके लिए हमने बनाए CTC और STC। ये क्या होता है? ये सेंट्रल टेक्निकल कमेटी होती है और स्टेट टेक्निकल कमेटी होती है, जो कि उस पेशेंट को वो जो ऑर्फन ड्रग है उसको कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कराने का काम कराता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक रीइंबर्समेंट प्रोसीजर फॉर ऑर्फन ड्रग्स। ओके, अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब हम ऑर्फन ड्रग से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास डाटा बहुत एब्सेंस है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, हमें उनका डाटा ही नहीं पता, डाटा उनका लैकिंग है, ठीक है। और मोस्टली अगर ये आइडेंटिफाई होते भी है तो ये टर्शियरी हॉस्पिटल में जाके आइडेंटिफाई हो पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई एपिडेमियोलॉजिकल डाटा नहीं है रेयर डिजीज़ का, इनकी इंसिडेंस क्या है, इनकी प्रिवलेंस क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब इंसिडेंस और प्रिवलेंस नहीं है तो हमें उस रेयर डिजीज़ का जो एक्चुअल बर्डन है वो हमको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। अब जब हमें एक्चुअल बर्डन नहीं पता तो इससे रेयर डिजीज़ की जो डेफिनेशन है वो बनाने में भी हमें दिक्कत आती है। इसके अलावा इकोनॉमिक बर्डन है वो भी अननोन है, ठीक है। तो हम ये सब दिक्कतें आती है इसके अंदर। अब बात करते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट।
देखो, द ट्रीटमेंट सक्सेस फॉर रेयर डिजीज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपी बट आल्सो ऑन इट्स एक्सेसिबिलिटी टू पेशेंट्स। पहली बात तो ये कि जो ऑर्फन ड्रग्स होती है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी है भी आपकी कंट्री के अंदर तो वो बहुत ही महंगी होती है, तो उनको एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। It has been reported that there are between 7,000 to 8,000 rare diseases, but less than 300 have therapies. Only less than 300 have therapies available to treat them. About 95% rare diseases have no approved treatment, and less than 1 in 10 patients receives disease-specific treatment.